कन्या महाविद्यालय एवं सीपीएन बेरार तथा नबीरा महाविद्यालय काटोल इनके सहकार्य से राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आभासी तौर पर आयोजित 7 दिवसीय विद्यार्थी विकास कार्यशाला में मैं डॉक्टर सुजाता साखरे, गृह अर्थशास्त्र विभाग दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। 7 दिवसीय कार्यशाला के इस श्रृंखला के 6वें दिन में उपस्थित तीनों महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य और वहां कार्यरत गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर अश्विनी मैडम और मेरी प्यारी छात्राएं, आज की इस व्यस्त जीवन शैली में और इस पेंडेमिक के काल में हर व्यक्ति को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की आवश्यकता होने लगी। क्या है पोषण समुपदेशन? न्यूट्रिशनल काउंसलिंग से व्यक्ति के आहार विषयक आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? इसके उद्देश्य क्या है? एक्सरसाइज और हेल्थ संबंध में काउंसलिंग किस प्रकार मदद करती है? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर पर आज हम चर्चा करने वाले। स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए न्यूट्रिशनल काउंसलिंग काफी मदद करती है। आपके करने के पूर्व मैं आज की वक्ता डॉक्टर अश्विनी मैडम का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर अश्विनी मेश्राम एलईडी कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 20 साल है। मैडम ने एसएनडीटी में भी पढ़ाया है। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके लगभग 20 रिसर्च पेपर पब्लिश है। राज्य स्तरीय आविष्कार नांदेड़ में नागपुर यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। मैडम कई प्रतियोगिता में जज बन के गई है। कई कॉलेजों में उनके गेस्ट लेक्चर हुए हैं। मुंबई दूरदर्शन पर नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का मैडम ने इंटरव्यू लिया। कई कार्यक्रमों का संचालन भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। मैं अश्विनी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि हमारी छात्राओं को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग पर मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अश्विनी। Thank you so much, Sujata ma'am. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here with you on this platform. Actually, we are here for celebrating National Nutrition Week. Every year, we are celebrating first week of September as a Nutrition Week, as well as even the Breastfeeding Week. Hello, everyone. Today we are here, and it's my pleasure to be here with you on this virtual platform. आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, आप सबने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। इस चीज के लिए मैं आप सभी के धन्यवाद देती हूँ। And we are celebrating National Nutrition Month. Actually, it's a month, and every year we are celebrating first week of September as a Nutrition Week as well as Breastfeeding Week. अब हर बार हम जब ये सेलिब्रेट करते हैं, by keeping all these things in the mind, CPN Berar College organizes 7 days students development workshop in collaboration with the Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya Nagpur and even Nabira Mahavidyalaya Katul. The theme of this today's workshop is the career path in nutrition, safety, foods and even wellness. This opportunity has been given by the principal of the various colleges, by these 3 colleges, and I am thankful for the principal of CPN Berar College, even the principal of Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya Zarifata Nagpur and the Nabira Mahavidyalaya Katul. उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रदान की है, इस वजह से मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आज न्यूट्रिशन वीक जो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये वर्कशॉप हो रहा है,
तो ये वर्कशॉप में अलग अलग स्पीकर्स से आप लोग मिलेंगे और अलग अलग स्पीकर्स आपको अपनी जो भी बातें होंगी या जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज 3 लवली लेडीज who invited me for this as a speaker to have an interaction with you। टॉपिक तो बहुत इजी है, जो हमारे एक सिलेबस का ही पार्ट है, कुछ अलग या नया ऐसा कुछ नहीं है। आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अब न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, every time I am used to say in my class, the word itself indicates its meaning। आपको जरूरत नहीं है, you just have to search Google Baba or you just have to find out the meaning from the dictionary। कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास में जो भी वर्ड आता है वो खुद ही आपको अपना मीनिंग बताते जाता है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, जिसमें अगर आप यू जस्ट सेपरेट दीज 2 वर्ड्स इन न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग, यू जस्ट फाइंड आउट द वर्ड न्यूट्रिशन, व्हाट इट मीन्स। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है पोषण। अब पोषण कैसे होता है? whatever the things that you are eating, whatever the things that you take for your health, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो लेते हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो भी जाके आपकी बॉडी में ऐसी सारी प्रक्रियाएं करती है जो आपके शरीर को हेल्दी रखती है, और जो भी बीमारियां या जो भी डिजीजेस है उनके अटैक से, उनके आक्रमण से आपको बचाती है। तो ये सारी चीजों के लिए आप जो खाते हो, आप जो लेते हो, जो आपका इंटेक है डेली लाइफ में, वही आपके शरीर का पोषण करता है। मतलब कि ये आपके शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर डेली लाइफ। अब हम लोग जब ये बातें करते हैं कि वाढ आणि विकास काय आहे, तो वाढ आणि विकास या दोन्ही गोष्टी दीज आर इंटर रिलेटेड अँड इंटर डिपेंडेंट हम बोलेंगे, वेगवेगळ्या नाही आहेत, त्या एकमेकांवरच डिपेंडेंट आहेत। अब जब आपको देखना है कि ग्रोथ हो रही है तो आपको ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी पता चलेगी। अब ये हो गया न्यूट्रिशन का पार्ट, मैं बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूट्रिशन। देन वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि यू आर टेकिंग सम एडवाइस और यू आर टेकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम द अदर पीपल। अदर पीपल का मतलब ये भी हो सकता है दोज पीपल, दोज हु आर योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और योर कलीग्स। आपको काउंसलिंग अगर लेनी है रिगार्डिंग योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग योर मेंटल प्रॉब्लम्स, आपको लेनी चाहिए वो किसी भी एक्सपर्ट से या डॉक्टर से। अब न्यूट्रिशनल काउंसलिंग व्हेन वी अभी तो हमने दोनों को सेपरेट करके देखा था। When we are discussing nutritional counseling, एक ही वर्ड में अगर हम उसको देखते हैं तर न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंगचा अर्थ असा झाला की एखाद्या व्यक्तीच्या हेल्थ बद्दल, आरोग्याबद्दल त्याचं असेसमेंट करणं। ते जे असेसमेंट आहे ते असेसमेंट त्याच्या शरीरामध्ये असणाऱ्या प्रॉब्लेम साठीच तो आपल्याकडे गायडन्स साठी येत असतो। त्यांनी आपल्या शरीरासाठी आपल्या इथे गायडन्स साठी येणं म्हणजेच त्याला मेंटल प्रॉब्लेम असू शकत नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लेट अस स्टार्ट विथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग काय आहे, क्या होता है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग? इट इज अ 2-वे प्रोसेस। इट इंटरप्रेट्स द रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अभी हमने जैसे कहा था कि ये किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी एक व्यक्ति का, उसका हेल्थ का न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है। अब जब यहाँ पे कहा गया है कि इट्स अ 2-वे प्रोसेस, अब 2-वे प्रोसेस है, इसका मतलब अगर यहाँ से कहीं जा रही है तो वहां से भी वो आएगी, म्हणजे दोन्ही बाजूनी याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होत असतं। होता है म्हणजे या ठिकाणी डॉक्टर प्रश्न विचारतात आणि असणारा जो पेशंट आहे तो पेशंट याच्यावर उत्तर देत असतो। कारण
या सगळ्या गोष्टींमध्ये डॉक्टरांना जाणून घ्यायचं असतं की या व्यक्तीमध्ये नेमका प्रॉब्लेम काय आहे, या व्यक्तीला त्या पेशंटला हे सांगायचं असतं की त्याला नेमकं काय होतंय आणि कशासाठी कुठल्या गोष्टींसाठी तो तुमचं गायडन्स घ्यायला आलेला आहे. इट आयडेंटिफाईज पेशंट्स न्यूट्रिशनल प्रॉब्लेम्स, नीड्स अँड गोल्स. त्याचा काय उद्देश आहे तुमच्याकडे येण्यामागे, त्याची काय गरज आहे, का त्याला असं वाटतं आहे की तुमचं गायडन्स, तुमचा सल्ला त्यांनी घ्यावा, असे कुठले प्रॉब्लेम्स त्याला येत आहेत किंवा असं कुठलं डायटिशियनची व्हिजिट करणं गरजेचं झालेलं आहे. इट हेल्प्स टू अंडरस्टँड द इम्पॅक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑन देअर हेल्थ स्टेटस. न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंगमुळे काय होणार आहे ना की त्या व्यक्तीचं जी काही हेल्थ स्टेटस आहे ते त्यावेळेला कळणार आहे. फिजिकल प्रॉब्लेम साठी कोणी जात नसतं, त्याबरोबरच त्या व्यक्तीला काही मेंटल इश्यूज सुद्धा असू शकतात आणि मेंटल इश्यूज जेव्हा असतात तर ऑटोमॅटिकली त्याचा जो परिणाम आहे तो परिणाम त्याच्या फिजिकल स्टेटसवर नक्कीच होत असतो. इट फोकसेस ऑन प्रॅक्टिकल मेजर्स टू कव्हर बिहेवियरल चेंजेस. त्या व्यक्तीला नेमके प्रॉब्लेम्स काय आहेत. आपण जातात, ओबेसिटी असणारे जातात, त्याचबरोबर प्रॉब्लेम्स आहेत ते सुद्धा जातात, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स असणारे सुद्धा त्या डॉक्टरांकडे, डायटिशियनकडे जात असतात. इव्हन जॉईंट पेन्स मध्ये आपण आर्थरायटिस, मायग्रेन हे सुद्धा घेतो. हे असे छोटे मोठे सगळ्याच प्रॉब्लेमसाठी जात असतो. आता यामध्ये एक महत्वाचं बघा की ओबेसिटी हा असा प्रॉब्लेम आहे की जो ट्रिगर आहे तो ट्रिक करतो, जेणेकरून तुम्हाला फ्युचर होणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण हार्टचे प्रॉब्लेम्स म्हणू शकतो आणि इतरही इंटरनल काही ऑर्गन्स मध्ये जर प्रॉब्लेम्स झाले तर ते सुद्धा तुम्हाला ओबेसिटीमुळे होऊ शकतात. कारण ओबेसिटी याचा एक लॉंग टर्म इफेक्ट राहतो. ओबेसिटी आज आहे आणि उद्या चालली जाईल अशा त्याच्यासाठी भरपूर आपल्याला प्रयत्न करावे लागतात, तेव्हा ती कुठे कमी होत असते. आणि प्रत्येकच वेळेला ती एक्सरसाइजनी किंवा खूप जास्त कमी होते असं पण नाही. तो एक महत्वाचा रोल त्या ठिकाणी प्ले करत असतं एक्सरसाइज सुद्धा, पण तिथे त्याच्या जोडीला डाएट सुद्धा हवं असतं. पण डाएट जेव्हा त्या व्यक्तीचं व्यवस्थित राहील, त्याचबरोबर त्याची एक्सरसाइज राहील, तेव्हा तो स्वतःची हेल्थ, स्वतःचं जे आरोग्य आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे ठेवू शकतो, तो सुदृढ राहू शकतो. आणि हे सगळं करण्यासाठी त्याला बाकीच्याही गोष्टींवर लक्ष देणं आलं. मी सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस बद्दल बोलले याच्या पहिले की सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटसचा आपण याच्यासाठी इथे विचार करायचा आहे, कारण की ती व्यक्ती कशा बॅकग्राऊंड मधून आलेली आहे. ती जर हायर लेवल बिलॉंग करत असेल, हायर क्लासला जर ती बिलॉंग करत असेल तर तिला काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण या ठिकाणी त्या व्यक्तीचे ज्या हॅबिट्स आहेत त्या हॅबिट्स खूप वेगवेगळ्या असतात. खाण्याच्या सवयी ज्याला आपण म्हणू त्या खूप वेगळ्या असतात. यामध्ये एक होत असतं की त्या बरेचदा लोकांमध्ये एक सवय आपण बघत असतो की त्याला गरज असली तरच तो खातो असं नाही. त्याला गरज नसली तरी सुद्धा टाइमपास म्हणून तो खात असतो, वेळ घालवण्यासाठी तो खातो, इच्छा झाली म्हणून खातो, भूक लागली आहे म्हणून खातो असं नसतं त्या ठिकाणी. मग बरेचदा आपण त्याला म्हणत असतो स्टमक इज नॉट डस्टबिन. हम इसे ऐसे इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को इच्छा नहीं भी हुई, आपका कहीं और भी ध्यान रहा तो भी कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं मुझे कुछ खाना चाहिए, शायद मुझे भूख लग रही है. हा शब्द खूप महत्वाचा आहे तिथे, शायद. शायद मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लगी है कि नहीं ये हम उस टाइम पे नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगी है असा विचार करून तो पुन्हा खातो आणि तो खातच जातो. आणि या खाण्यामुळे सतत त्याचं जे वजन आहे ते वाढत जातं. आपण या कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा घेतलेला आहे आणि अनुभव घेतलेला आहे की बरेच जण या सगळ्या याच्यामध्ये भरपूर ओबेस झालेले आहेत, भरपूर ओबेसिटी त्यांची वाढलेली आहे. मग न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग या ठिकाणी खूप महत्वाचा रोल प्ले करते, कारण छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी पण आपल्याला एखाद्या काउन्सिलरची गरज पडते. कारण होतं असं की जेव्हा आपण आपल्या फिजिकल इश्यूज बद्दल बोलत असतो कुठेतरी माइंड सुद्धा आपलं अनस्टेबल असतं. आपण या काळामध्ये ते जास्त अनुभवलेलं आहे की सतत सतत घरामध्ये राहून सतत सतत त्याच लोकांना बघून आपली चिडचिड, आपला एकमेकांवरचा राग, आपण एकमेकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स हे करणं, या सगळ्या गोष्टींमुळे जो प्रॉब्लेम डेव्हलप झाला तो मेंटल प्रॉब्लेम पहिले होता आणि त्याच्यानंतर तुमचे फिजिकल प्रॉब्लेम्स त्याच्यामधनं हळूहळू डेव्हलप होत गेले.
मग हे जेव्हा जसे डेव्हलप होत गेले त्याच्यासाठी आपल्याला कधीच असं वाटलं नाही की आपण डिप्रेशनमध्ये जातो. डिप्रेशनमध्ये जाणं, आपण एकटं एकटं राहणं, सतत हा विचार करणं की फ्युचरमध्ये काय होईल, हा कोरोना कधी जाईल किंवा आपल्याला आपल्या शरीरावर याचा काही परिणाम वाईट होतो आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचारच केला नाही. आणि आपल्या डोक्यामध्ये हा विचार पण येत नाही की आज आपण घरी आहोत म्हणून आपण इतके लठ्ठ झालो, उद्या आपण जेव्हा कामाला जाऊ तेव्हा कसं होईल. कारण त्यावेळेला या काळामध्ये जिम आणि बाकी सगळं बंद होतं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही असते की तुम्ही जिम लावा किंवा तुम्ही आणखी काही करा, कुठली पण एखादी प्रॅक्टिस आपण अपने रोजच्या लाइफ में जेव्हा आणतो तो वो चीज अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो उसका वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ऑफकोर्स देगी। और अगर वो चीज आप छोड़ रहे हो, अगर वो चीज आपने कुछ दिनों बाद में प्रैक्टिस में लाना अगर छोड़ दिया है तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगा। और होता ही ऐसे है कि जिस टाइम पे आपने उसे छोड़ा है और उस टाइम पे आपका जो वजन होगा, जो वेट होगा, आपके लिए इतना बड़ा हुआ दिखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यू जस्ट हैव टू अवॉइड ऑल दीज बैड इफेक्ट्स और बैड उसको हम लोग बोलेंगे इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो प्रैक्टिस में ऐसी चीज लाओ, प्रैक्टिस में ऐसी बातें करो जो आपको एक अच्छा पॉझिटिव्ह रिझल्ट देईल। मग प्रत्येकच वेळेला आपण या सगळ्या गोष्टींसाठी इतर लोकांना जबाबदार धरू शकत नाही, कारण की आपले जे बिहेवियरल चेंजेस आहेत ते इतर लोक तर प्रॉमिनंटली बघतच असतात, त्यांना दिसत असतात कारण ते खूप प्रॉमिनंट असतात। वो इस तरीके से होते हैं कि आपको बिल्कुल वो दिखाई देते हैं या सामने वाला वो इतने अच्छे से नोटिस करता है कि वो बोलने लगता है कि क्या हो गया है, आता ही व्यक्ति का बरं ही व्यक्ति आधी तर अशी नव्हती, आता अशी का झाली है। अकेले अकेले रहना, खुद ही अपने बारे में सोचना, मुझे क्या हुआ, जबकि आपको कुछ भी हुआ नहीं रहता है, तुम्हाला काही झालेलं नसतं पण तरी सुद्धा तुम्हाला असं वाटत असतं मला काहीतरी झालेलं। या अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला घालवायचे असतात आणि अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स पुन्हा कधी येऊ नयेत याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काउन्सिलरची गरज पडत असते। आता याच्या मागचा उद्देश काय आहे, याच्या मागे सगळ्यात मोठा महत्वाचा एम हे आहे, इट हेल्प्स द पर्सन मेक अँड मेंटेन डायटरी चेंजेस। त्या व्यक्तीचं डाएट कसं आहे, त्या व्यक्तीच्या डाएट मध्ये काही चेंजेस आणणं म्हणजेच हळूहळू हळूहळू त्याला निरोगी आयुष्याकडे नेणं असं त्याचा होतो। For a person with a mental disorder, dietary changes may be needed to promote healthier eating, to adopt a therapeutic diet, or to avoid nutrient drug interaction. औषधं घेतली जातात, भरपूर औषधं घेतली जातात, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी घेतली जातात आणि आपण हा विचार करत असतो की औषधं आपल्याला पॉझिटिव्ह रिझल्ट देतातच आहे, ऑफकोर्स आपण त्याच्यासाठी ती घेत असतो, पण या औषधांचा कधीतरी आपल्या शरीरावर काही दुष्परिणाम होईल का हा विचार कधीच येत नाही। Many drugs used to treat mental disorders can cause weight gain or loss. So persons taking these drugs may also benefit from the nutritional counseling. तर न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग साठी जेव्हा आपण कुणाकडे जातो, आपण जातो डॉक्टरांकडे, डायटिशियनकडे, जो ट्रेंड पर्सनल आहे त्याच्याशी रिलेटेड, त्याच्याकडे आपण जातो आणि त्या व्यक्तीला आपण म्हणतो की हे असं असं आहे आणि याच्याशी संबंधित तुम्ही मला महत्वाची काहीतरी माहिती द्या किंवा तुम्ही मला ते तुम्हाला प्रिस्क्राईब करतात, बाकीच्या प्रॅक्टिकली सगळ्या गोष्टी सांगतात कसं करायचं काय करायचं, पण त्याचबरोबर ते तुम्हाला काही औषधं पण देतात। कधी कधी आपल्याला म्हणजे इव्हन आपण बऱ्याचशा अशा लोकांमध्ये बघतो चुकीच्या सवयी ज्याला म्हणू आपण, की डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन घेतल्याशिवाय, त्यांचं कन्सल्टेशन घेतल्याशिवाय लोकांना औषधं घ्यायची बरीच सवय असते आणि काही दिवसांनंतर ते याचे ऍडिक्ट झालेले तुम्हाला बघायला मिळतं। हे ऍडिक्शन खूप वाईट असतं, या ऍडिक्शन मुळे होत असतं की कधी कधी तुमचं वेट खूप गेन होतं आणि कधी कधी खूप लॉस होतं। ड्रग्स हे चांगलाच इफेक्ट करतात, कधी कधी त्याचा बॅड इफेक्ट सुद्धा आपल्याला बघायला अशा प्रकारे मिळतो। मग न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग या ठिकाणी खूप महत्वाचं आहे, ते तुम्हाला सांगतं तुमच्या डाएटच्या बरोबरी तुमची जी लाईफस्टाईल आहे ती सुद्धा सांगतं। आणि या ठिकाणी एक असतो आपण ज्याला म्हटलं जातं 24 आवर रिकॉल, ज्या ठिकाणी 24 तासाचा तुमचा पूर्ण जो काही तुम्ही करत असता दिवसभरामध्ये ती तुमची लाईफस्टाईल 24 तासांच्या याच्यावरून स्टडी केली जाते
ऑफकोर्स बाय दीज पर्सनल्स, आणि त्यानंतर ते तुम्हाला गाईड करतात की तुम्ही कशा प्रकारचं आणि काय घ्यायला पाहिजे. त्यामध्ये आपण म्हणू शकतो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, काय गरज है, क्या जरूरत है आपको इस तरीके की जागरूकता लाने की. न्यूट्रिशन अफेक्ट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली ऑफ द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द एंटायर नेशन. अब न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है, डाइट एक ऐसी बात है जो वर्क करती है एज अ मेडिसिन. आप जो भी चीज खाते हो, आप जिसका भी कंजम्पशन करते हो, वो हर एक चीज आपके खुद के बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा विकास होने के लिए हेल्प करती है. अब आपका खुद का विकास करना ही जरूरी है क्या? आपका विकास होगा तो अल्टिमेटली नेशन का विकास होगा. आणि म्हणूनच आपल्याला न्यूट्रिशनल अवेअरनेस असायला पाहिजे. मला एक ही गोष्ट खूप छान प्रकारे माहिती आहे की आपल्या होम इकॉनॉमिक्स, होम सायन्स मध्ये जे काही विद्यार्थी आहेत, जो भी स्टूडेंट्स है, वो सारे अवेयर है. न्यूट्रिशन काय है, डाइट क्या है, और वो क्यों हम लेते हैं, क्या जरूरत है. Value can have long-term impact on health, leading to diet-related disorders. बहुत बार ऐसे होता है कि जब न्यूट्रिटिव वैल्यू, जब जिसे हम लोग पौष्टिक घटक कहते हैं, अगर वो आपके खान पान में, आपके रोजमर्रा के डाइट में अगर वो कम होते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपकी बॉडी पर दिखाई देता है. और कहीं से कहीं ऐसा होता है कि इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकता है इन फ्यूचर. To lead an active and healthy lifestyle, a well-balanced diet combined with regular physical exercise is crucial. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बैलेंस डाइट लेना पॉसिबल नहीं होता है. हम लोगों ने थोड़ा ही पीछे गए तो हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कोरोना के इसमें कि दुकानें बंद थी, मॉल्स बंद थे, जहां से हम लोग हमारे फूड ग्रेन्स लाया करते थे, वो हमें जिस मात्रा में चाहिए थे, जिस प्रपोर्शन में हमारे घर पे वो आते थे मंथली, वो कहीं ना कहीं तो भी कम हो गए. कहीं ना कहीं उसकी स्कैर्सिटी होने लगी, और जिस वजह से हम लोग अगर 1 kg लाते थे तो उसे हमें 1/4 kg लाना पड़ा, यानी 250 ग्राम्स हम उसको लाते थे. या सगळ्या गोष्टींमुळे एक झालं की कुठेतरी न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू आपल्या कमी व्हायला लागल्या, आणि त्याचा परिणाम आपल्या मेंटल हेल्थवर पण झाला, आणि कुठेतरी हळूहळू आपण फिजिकली पण अफेक्ट व्हायला लागलो. या सगळ्या गोष्टी भरून काढण्यासाठी, या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपल्याला एक प्रॉपर गायडन्स घेण्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिशन काउन्सिलिंगची गरज पडत असते. गुड न्यूट्रिशन बूस्ट इम्युनिटी. इम्युनिटी आहे प्रतिकार शक्ती ज्याला आपण म्हणतो, ती शक्ती वाढवण्यासाठी न्यूट्रिशन खूप महत्वाची भूमिका बजावत असते. आणि ती कशा प्रकारे आपण घ्यायला पाहिजे किंवा कशा प्रकारे आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये त्याची गरज आहे, किती त्याचं महत्व आहे आणि कशा प्रकारे ते आपल्या शरीरावर परिणाम करतं, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा एक अप्रोप्रिएट पर्सन आपल्याला सांगत असतो, एक एक्सपर्ट आपल्याला सांगत असतो, त्यावेळेला ते खूप महत्वाचं ठरतं की जेणेकरून आपण आपल्या ज्या काही प्रॉब्लेम्स आहेत, फिजिकल मेंटल जे काही प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतो आहोत, त्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स मधून बाहेर निघायला एक मदत होते. न्यूट्रिशन बद्दल म्हणतो आहे तर काय फायदे आहेत. वेट लॉस, तुमचं काही वेट गेन झाले असेल तर ते वेट कमी करण्याचं सुद्धा काम या काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून केलं जातं. कारण डाएट या ठिकाणी ते आपल्याला करत असतात, ते आपल्याला मेन्यू प्लॅनिंग करून देत असतात, जेणेकरून त्या गोष्टीला फॉलो करून तुमचं जर वेट गेन झालं असेल किंवा वेट लॉस झालेला असेल तर तो मधून कसा निघेल. कारण की पुढे फ्यूचर मध्ये अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे इस टाइम पे ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो. डायबिटीज मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वजन बढ़ता है या टेंशन बढ़ते हैं, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हेरिडिटी भी आता है, जेनेटिक भी बहुत सारी चीजें आती हैं,
या सगळ्या ह्याच्यामधनं डायबिटीज हा सुद्धा येतो. आता डायबिटीज बद्दल जेव्हा आपण हे करायला जातो तेव्हा डायबिटीजचा अर्थ तो खूप वास्ट सब्जेक्ट आहे. ऑफकोर्स काय म्हणू त्याला की खूप जास्त त्याच्यामध्ये प्रकार आणि खूप जास्त हे आहे, पण वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम टू डिस्कस. आपण फक्त एवढं बघूया की डायबिटीसमुळे जे काही वेट लॉस झालेला असेल किंवा इट मॅनेजेस ब्लड शुगर लेवल. डायबिटीस मध्ये जी काही ब्लड शुगर लेवल असते ती मॅनेज करण्याचं, इव्हन ब्लड प्रेशर लेवल जी आहे ती सुद्धा मॅनेज करण्याचं काम काउंसलिंगच्या माध्यमातून केलं जातं. काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से हेल्प करता है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे. वो बहुत बार फ्लक्चुएट होते रहती है, कई बार कम होती, कई बार एकदम से पीक पे चली जाती है और उस वजह से हार्ट स्ट्रोक या बाकी के सारे लगते हैं. ते असे प्रॉब्लेम्स होऊ नये. वी जस्ट हॅव टू अवॉइड दीज प्रॉब्लेम्स. मग आपण यासाठी काय करायला हवं आणि कशा प्रकारे आपण त्याला मॅनेज केलं पाहिजे हे काउन्सिलर आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे सांगत असतात. म्हणून काउन्सिलिंगची गरज पडत असते. कार्डियक प्रॉब्लेम्स, स्ट्रोक प्रिव्हेन्शन, हे स्ट्रोक सुद्धा होऊ नये किंवा कार्डियक प्रॉब्लेम्स आपल्याला येऊ नये म्हणून सुद्धा आपल्याला काउन्सिलरची गरज पडते. आणि काउन्सिलरची मदत या ठिकाणी जर आपण घेतली तर या प्रॉब्लेम्स मधनं आपल्याला हमेशा के लिए निजात मिल सकती है. Then the other one is strong bones and teeth. आता a diet with adequate calcium and magnesium is necessary for strong bones and teeth. हम हमेशा देखते हैं कि जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि आप एक आंवला खाया कीजिए या एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ये सारी बातें आप लेते हो तो ये लेने के बाद आपको कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जो ट्रेस एलिमेंट्स है मॅग्नेशियमच्या एलिमेंट्स आहे का. गरज खूप जास्त आहे या सगळ्या गोष्टींची, पण तरी सुद्धा आपण बरेचदा इग्नोर करत असतो आणि इग्नोरन्स आपल्याला कुठेतरी मोठी किंमत चुकवायला लावतो. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींकडे आपण तेवढंच लक्ष दिलं पाहिजे जेवढं आपण आपल्या कामावर लक्ष देतो, स्वतःवर लक्ष देतो. आपण चांगलं दिसलं पाहिजे म्हणून आपण किती प्रयत्न करत असतो. मग वैसे ही आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया होगा तो देना अभी शुरू करना चाहिए. बेटर मूड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बेटर मूड, बहुत बार ये हुआ कि हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप हुए कि जो प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग ना तो लोगों के हम नहीं आ पाए किसी से मिलने के लिए, पण हळूहळू असं झालं की लोकांशी आपण कट ऑफ व्हायला लागलो. आणि हा कट ऑफ इतका हे व्हायला लागला की तुम्ही कुठेतरी स्वतःला आयसोलेट करून घेतलं. आयसोलेशन मध्ये तुम्ही गेलात, इतरांसोबत बोलणं, इतरांसोबत बसणं, हसणं, ज्या प्रकारे आपलं इंटरॅक्शन होत होतं ते सगळं हे होऊन गेलं आणि त्याच्यामुळे आपण कायम डिप्रेस आणि अपसेट मूड मध्ये आपण दिसायला लागलो. तर हे मूड जे चांगलं करायचं जर असेल आपल्याला तर एका काउन्सिलरची मदत नक्कीच घ्यायला हवी. कारण तुमचं मूड चांगलं राहील आणि मूड हा शेवटी रिलेट करतो तुमच्या मेंटल स्टेटस सोबत. तुमचं मूड कसं आहे, आप उस टाइम पे किस तरीके से रहते हो या किस तरीके से आप बिहेव करते हो, वो सारा आपकी मेंटल कंडिशन पे डिपेंड करता है. मेंटल कंडिशन कशी आहे म्हणजे तुम्ही ज्या वातावरणात त्यावेळेला राहत आहात ते वातावरण कसं आहे. ते जर हेल्दी आहे, ते जर हॅपी आहे, ते जर फन वालं आहे तर त्यावेळेला तुम्ही खूप जॉयफुल स्वतःला उसे आप महसूस करते, खूप छान वाटतं तुम्हाला आणि त्याच्यामुळे तुमचा मूड छान राहतो. आपला मूड जर चांगला राहील ना तर ऑटोमॅटिकली आपल्या शरीरामध्ये चांगल्या प्रकारचे हार्मोन्स डेव्हलप होऊन चांगल्या प्रकारे आपली तब्येत राहते. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडंट आहेत आपण असं म्हटलं तर तेव्हा तुम्हाला स्वतःचं मूड सुद्धा चांगलं ठेवण्यासाठी तर हे चांगलं राहील ज्या वेळेला तुमची स्वतःची तब्येत चांगली होईल. स्वतःची तब्येत जर प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत तर काउन्सिलरकडनं काउन्सिलिंग करून घेण्याची गरज आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इम्प्रूव्ह मेमरी. अ हेल्दी डाएट may also help to prevent dementia and cognitive decline. बरेच लोकांना बरेचसे असे प्रॉब्लेम्स असतात की ज्याच्यामध्ये व्यवस्थित आपला मूड जर नसेल, व्यवस्थित आपली तब्येत जर नसेल तर झोप येत नाही, खूप सारे
गोष्टींचे विचार असतात, त्याच्यामुळे भरपूर टेन्शन्स असतात. हे सततचे टेन्शन्स, या सततच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण रोजच्या आयुष्यामध्ये फेस करत असतो, इस वजह से हम लोग हमारी खुद की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती. फिजिकल मेंटल ग्रोथ कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके रुक जाती है और वहीं पे हमें नहीं है, तो उसका फ्लो कंटिन्यू होना चाहिए. या गोष्टीवर जास्त लक्ष दिलं पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार करत गेलो तर आपल्याला गरज असते न्यूट्रिशनल काउंसलिंगची. आता न्यूट्रिशन बद्दल बड़े से मिथ्स है, यानी गलत धारणाएं बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीजें सुने हुए होते हैं पुराने कुछ लोगों से या अपने आस पड़ोस से, कि जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि डाइट हमेशा ही एक अच्छा रोल प्ले करता है. ऐसा जरूरी नहीं है. कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू फैट. लोगों को ऐसे लगता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मीठा, ज्यादा ये सब कार्बोहाइड्रेट जिसमें से आ रहे हैं, चावल बोलो आप या फिर शुगर जो स्वीट्स है उसमें से आ रहे हैं, तो आप मोटे हो जाएंगे, आप ओबेस हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारी गलत धारणाएं हैं. टू मच प्रोटीन कॉजेस हेयर फॉल. बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर हमारे शरीर में चला जाए हेयर फॉल होगा. असं कुठलाही नसतं. तुम्ही कुठली पण वस्तू, कुठलाही पदार्थ जर शरीरासाठी तो गरजेचा आहे आणि तो जर व्यवस्थित प्रमाणामध्ये जर घेतला तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स येणारच नाही. आणि या अशा गोष्टींवर जर आपण विश्वास ठेवला, जोपर्यंत आपण व्हेरीफाय करत नाही की खरंच हे असं होतं का किंवा हे खरंच असं आहे का, तोपर्यंत आपण कुठल्याही गोष्टी कशा काय स्वीकाराव्या. तर स्वीकारणं हे सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून. आणि आपण अशा प्रकारे जर वागायला लागलो किंवा अशा प्रकारे जर आपण करायला लागलो तर किती प्रॉब्लेम्स व्हायचे. जे प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी आपल्या शरीरामध्ये आहेत ते काही दिवसांनंतर आणखी इतके वाढत जातील की तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या गोष्टींचा विचारच करणार नाही आणि सतत सतत त्याच प्रॉब्लेम्स मध्ये राहणार. लोकांना की नुसतं वरण प्यालो किंवा वरणामधूनच आपल्याला भरपूर प्रोटीन्स मिळून जातात तर आपण दुसरं घ्यायची काही गरज नाही. असं काही नाहीये. मग बाकीच्या वस्तू आणि बाकीचे पदार्थ का बरं आपल्या शरीरामध्ये यायला पाहिजेत म्हणून डॉक्टर सांगतात. का आपण इतर ठिकाणी इतर माध्यमांमधून हे वाचत असतो की आपल्याला बाकीच्याही वस्तूंची, बाकीच्याही पदार्थांची गरज आहे. असं काहीच नाही. डाएट्स डोंट वर्क. लोकांचं बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं की मी भरपूर एक्सरसाइज करते, मी व्यवस्थित सगळं माझा डाएट प्लॅन असतो, सगळं असतं. मग मला पाहिलं तर डाएट करून ठेवायची आणि असू द्यायची आपल्याजवळ काही गरज नाही, कारण की ते कामच करत असं नाही. डाएट सुद्धा तसं काम करतो जेवढं एक्सरसाइज करतो. टू मच प्रोटीन कॅन कॉज लिव्हर डॅमेज. ही पण एक चुकीची समजूत आहे की खूप जास्त प्रमाणामध्ये जर तुम्ही प्रोटीन घेतलं ते कुठेतरी तुमचं लिव्हर डॅमेज करतं. असं नसतं. फर्स्ट इज अन इंडिकेशन टू ड्रिंक वॉटर. तहान लागली म्हणूनच पाणी प्यायचं हा पण एक चुकीचा समज आहे. तुम्हाला ज्या वेळेला इच्छा होती, ज्या वेळेला तुम्हाला वाटतं त्यावेळेला तुम्ही कन्झम्पशन करू शकता. कुठेही अशा प्रकारच्या या चुकीच्या धारणांवर, चुकीच्या गोष्टींवर जर तुम्ही विश्वास ठेवला तर तुम्हालाच पुढे जाऊन याचे परिणाम बघायला मिळतील. आणि हे सगळे असे होऊ नयेत म्हणून सगळ्यात पहिले आपण या गोष्टी व्हेरीफाय कराव्यात की खरंच त्या चुकीच्या ज्या समजुती पसरवल्या जातात आहे, आज माझ्यापर्यंत आलेली आहे, उद्या ती 10 लोकांपर्यंत जाईल, कारण माउथ पब्लिसिटी खूप जास्त वर करत असते. म्हणून आपल्याला जोपर्यंत ती गोष्ट कन्फर्म होत नाही तोपर्यंत इतरांसोबत शेअर करू नये, इतरांना ती सांगू नये. कारण त्यानंतर काय होत असतं की अशाच जर या गोष्टी पसरत गेल्या तर लोक स्वतःच्या हेल्थवर कशा प्रकारे आणि किती प्रमाणात कसं लक्ष द्यायला पाहिजे हे विसरून जातील आणि चुकीच्याच गोष्टींमध्ये राहतील. आणि मग आपण हेल्दी व्यक्ती किंवा हेल्दी नेशन की जो हम लोग सोच रखते हैं या हम लोग जिस तरीके का ड्रीम देखते हैं तो वो नहीं हो पाए. हाउ टू ईट हेल्दी. आप एक हेल्दी खाना कैसे खा सकते हो, या गोष्टी जो है ये सारी चीजें आपको एक काउंसलर ही बता सकता है कि हेल्दी आपने कैसे खाना चाहिए. मेक दी स्मार्ट चेंजेस इन योर डाइट. सभी के घर में बच्चे हैं, सबको पता है कि रोज के इसमें हम लोग कुछ अगर बच्चों को देते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हे बोर झालं आम्हाला, हे रोज नको आहे. सो यू हैव टू स्मार्टली चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर रेसिपी, हम लोग ऐसे बोलेंगे. और ये बहुत अच्छे से चीज पता है हर एक की मम्मी को कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी खाना या उनके लिए बनानी चाहिए. Swapping soft drinks for water and herbal tea.
आप जो ड्रिंक्स करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी पे, आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा गलत असर करते हैं. मग त्याच्याऐवजी तुम्ही साधं पाणी, हर्बल टी, शहाळ अशा प्रकारचे नॅचरल सोर्स मध्ये येणारे जे आहेत ते घेतले तर फार चांगलं होईल. त्यालाच आपण स्मार्ट चेंजेस म्हणतो. अवॉइडिंग प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्याला अपन म्हणू शकतो फास्ट फूड, जो खाने की बहुत ज्यादा आदत हो गई है आजकल के बच्चों को. उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि जो इजीली अवेलेबल हो, जब हमें वो जितना हमारा सॅटिस्फॅक्शन है, हमारी जो सकायटी है, म्हणजे जे खाल्यानंतर आपल्याला जे सॅटिस्फॅक्शन मिळतं वो बहुत जल्दी मिल जाए. तो ये सारी चीजें अगर वो अपने डाइट में लेने लगेंगे तो उनका जो परसेंटेज ऑफ ओबेसिटी है वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा. ईटिंग होल फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ जूसेस, हम बहुत जगह पे ऐसे देखते हैं या हमारे घरों पे भी देखते हैं, हम लोग बहुत इजीली जूस अगर मिल रहा है तो इजीली ड्रिंक करने की सोचते हैं. पर वो जूस लेने की बजाय अगर आप वो रॉ फ्रूट खा रहे हो तो वो फ्रूट में से आपको फाइबर मिलेगा या जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपको मिलेंगे. इंस्टेड ऑफ हम लोग जो जूस लेते हैं वो जूस में ये सारे यानी जूस का क्या होता है कि जो आप जिस तरीके से उसको ग्राइंड करते वो पूरा एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाता है और जो बचा हुआ है वो आप फेंक देते हो, जिसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में फाइबर चला जाता है और फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप जूसेस लेने के बजाय आप फ्रूट खाया करो, आपके जॉज अच्छे रहेंगे, आपके टीथ अच्छे रहेंगे. यानी हर एक चीज के पीछे उसका कोई ना कोई तो भी रीजन है. हर एक चीज है लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता है. जो इजीली आ जाए, जो इजीली हमें मिल जाए और जो बहुत जल्दी खा के हम लोग निकल सके, वही बातों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं. जैसे कि लिमिट योर सॉल्ट एंड शुगर इंटेक, ध्यान ही नहीं रहता. व्हाइट जो 3 व्हाइट हमें कहा जाता है उसे आपने अवॉइड करना चाहिए, जिसमें आपका मैदा आता है, सॉल्ट एंड शुगर आता है. मिले खाते रहते हैं, बाहर जाने के बाद में आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी जहाँ पे वो बिना मैदे की बनी हो. सॉल्ट एंड शुगर उसमें है ही. आप समोसा खा लो या बाकी कुछ भी एक चीज वेफर्स खा लो जिसमें शुगर है. ये शुगर एंड सॉल्ट दीज आर द प्रिजर्वेटिव्स और उनको वो चीज अपने यहाँ पे स्टोर करनी है क्योंकि उनको बहुत दिनों तक उसे सेल करना है और इस वजह से वो उसका प्रमाण जो है वो उस चीज में, उस पदार्थ में बहुत ज्यादा होता है. लेकिन हम तो ये सारी चीजें सोचते ही नहीं है और उस वजह से इसका इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ता है. Ensure fruits and vegetables make up 50% of your meal. आपके खान पान में 50% में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए. जो आप रोज खाना खाते हो, जिस तरीके का आपका डाइट है, जिस तरीके का आपका डेली मील है, उसमें ये प्रमाण पक्का होना ही चाहिए. इंस्टेड ऑफ फ्राइंग चूज बेक एंड ग्रिल योर मील्स. आपके खाने में अगर फ्राइड ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इस तरीके के एरियाज है जहाँ पे फ्राइड ज्यादा खाया जाता है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ा बनता है, इस तरीके के समोसा बनता है, कचौरी बनती है, तो वो सब खाते हैं. तो आप अगर उस चीज को अवॉइड करेंगे तो आप फैटी में से बचेंगे. इस चीज को अगर रिप्लेस करना है तो आप उसको बेक करो, आप उसको ग्रिल करो, उसमें से आपका कंजम्पशन ऑफ फैट जो है वो कहीं ना कहीं तो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट इंटेक. Read the nutrition labels on the foods before you buy them. So many times we are trying to just purchase the things directly from the shops and we are just ignoring the expiry date of that particular product. तो ध्यान ही नहीं देते, अगर वो निकल भी चुकी है तो भी हम खरीद के लेके आते हैं. Eat home cooked meals as much as possible. बाहर का खाना खाने के बजाय अगर आप अपने घर पे बना हुआ वही चीज अगर खाते हो तो आपको वो चीज ज्यादा खा भी सकते हो, खाते भी हो आप. लेकिन ये बहुत सारी बातें होती है कि बाहर के खाने में और आपके यहाँ पे ऑयल यूज जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है. वो बाहर का जो ऑयल है वो रिफाइंड होता है, बार बार उसी में फ्राई किया जाता है और उसी का यूज होता है.
So what are the benefits of nutritional counseling? क्या benefits है nutritional counseling के? Increase in energy, healthier lifestyle and food choices, better quality sleep, reduced symptoms of disease, less drastic range of emotions, happiness, possible increase in longevity, strengthen immune system, lesser chance of disorders and disease appearing, better ability to concentrate. ये सारी बातें, ये सारा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको अच्छी स्लीप आएगी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे जैसे ही आप किसी काउंसलर से उसका गाइडेंस लेते हो। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बेटर होती जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होगी। डेफिनेटली वो स्ट्रांग है पर वो और स्ट्रांग होगी। आपकी किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने की, फोकस करने की, जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारी चीजें होती हैं काउंसलिंग लेके। ये देखा अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कौन से लोग हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है या कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो उसमें ये सब है, डायबिटीज, osteoporosis, poor nutrition and eating patterns in order to complications, HIV, cancer, hypertension, nausea, allergies, organ problems, obesity, hypoglycemia, menopause, fitness goals, heart diseases। ये सारे प्रॉब्लम्स या इसके साथ साथ आने वाले और भी प्रॉब्लम्स है जैसे माइग्रेन्स है, आर्थराइटिस है, ये भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई एक हमारे डाइट के बारे में, हमने काउंसलर से क्यों मिलना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब न्यूट्रिशन हमारा अच्छा होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ करती होगी। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हुई है और उसमें जिसे हम लोग करते हैं न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स उन्होंने बहुत सारे लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। So many people are aware of this program that we called it as a ICDS program। इसका लॉन्चिंग हुआ था 1975 में और इसका एक है कि ये क्या प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये जितने भी न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, ये सारे प्रोग्राम्स के बेनिफिशियरीज जो है, दोज आर द इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एज वेल एज द लैक्टेंट। उसके बाद प्रोग्राम है मिशन ये प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम ऐसा है जो 1961 में लॉन्च हुआ था, एजुकेशन लॉन्च हुआ था, एंड प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था कि बच्चे घर से चले जाते थे बिकॉज दिस स्टूडेंट्स और दिस चिल्ड्रन आर फ्रॉम द पुअर फैमिली, सो दे डोंट हैव दैट मच फूड। तो ऐसे ही चले आते थे वो स्कूल में, उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने उनके लिए इस तरीके का मिड डे मील प्रोग्राम प्लान किया ताकि स्कूल में आने के बाद में उन बच्चों को इस तरीके का खाना दिया जा सके। इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस। बच्चे स्कूल आया ही नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था स्कूल जाके क्या करना है, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं था, तो वो बच्चों को क्या भेजेंगे। एंड इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट। होता ये था कि सबका अपना अपना एक कम्युनिटी हुआ करती थी और अपने अपने समाज में ही वो रहना पसंद करते थे। लेकिन स्कूल में आने के बाद ये हुआ कि लोगों का, बच्चों का जो सोशलाइजेशन है वो बढ़ने लगा और इसी को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। उसके बाद है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, that is supplementary nutrition program which was funded by the central as well as the state government through 50-50 ratio। अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 50% की हेल्प हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट 50% का अपना योगदान उसमें देगा। उसके बाद में है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। जिन बच्चों में या फिर इसके लिए हम लोग बोलेंगे एनीमिया, एनीमिक जो है उसमें ज्यादातर गर्ल्स है और लेडीज यानी वुमेन्स हम लोग उसमें ज्यादा देखते हैं। तो ये प्रोग्राम
लॉन्च करके गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एनीमिक पेशेंट्स को ट्रीट करना या उन्हें उस तरीके के अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो दवाई प्रोवाइड करना, इस तरीके का ये प्रोग्राम ने किया हुआ है। इसके बाद है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। Iodine is an essential micronutrient, and those who are deficient in iodine can cause physical and mental retardation, abortions, stillbirth, deaf mutism, squints, and various types of goiter. आयोडीन एक बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आयोडीन हमारे बॉडी में कम होता है, आप लोग एडवर्टाइज सुनते होंगे कि डाटा नमक में आयोडीन है, इसमें ये है, उसमें कम है, तो आपने कौन सा लेना चाहिए। तो अगर वो हमारी बॉडी में डेफिशियंट है, अगर इसकी कमतरता है, जर तो आपल्या बॉडीमध्ये नाही आहे तेवढ्या प्रमाणामध्ये, तर काय होतं, फिजिकल आणि मेंटल रिटार्डेशन होतं, फिजिकल आणि मेंटल प्रॉब्लेम्स आपल्याला बघायला मिळतात, अबॉर्शन्स होतात, स्टील बर्थ, डेथ अँड म्युटिझम याच्यासारखे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला बघायला मिळतात। आणि याचा सगळ्यात मोठा डेफिशियन्सी डिझीज जो आहे दॅट इज अबाउट द गॉइटर। इथे ते त्याला गालगुंड असं म्हणत असतात, तो प्रकार इथे होत असतो। देन द अनदर वन इज नॅशनल गॉइटर प्रोग्राम, ज्याच्याबद्दल आपण आत्ताच म्हटलं की आयोडीन डेफिशियन्सी गॉइटर हा त्याचा आजार आहे, डिझीज आहे तो। In August 1992, National Goiter Program was renamed as National Iodine Deficiency Disorder Control Program। म्हणजे आधी जो प्रोग्राम होता ज्याला नॅशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम म्हणत होते, त्याचं नाव नंतर बदलून आयोडीन डेफिशियन्सी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम असं करण्यात आलं। याच्यामध्ये गॉइटरचा जे काही प्रमाण आहे किंवा गॉइटरच्या बद्दल डायग्नोसिस करून त्याच्यावर उपचार करणं, त्याच्याबद्दलची माहिती पुरवून लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं, अशा प्रकारचे नॅशनल लेवलला हे प्रोग्राम्स केले जातात। देन द अनदर वन इज अक्षय पात्र प्रोग्राम। It was started in 2000 and the objective of the scheme was to provide a balanced diet, balanced meal to the underprivileged children, reduced to dropout, शाळा सोडून गेलेले बरेचसे मुलं असतात त्यांना परत आणणं, त्यांना एक बॅलन्स्ड मील प्रोव्हाइड करणं, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या कास्ट मधनं येणारे जे मुलं आहेत त्यांनी एकत्र मिळून मिसळून वागणं, या सगळ्यांसाठी त्याचबरोबर माल नरिशमेंटला कुठेतरी आळा बसवण्यासाठी अक्षय पात्र प्रोग्रामचं लॉन्चिंग झालेलं आहे। हे असे जे काही प्रोग्राम्स या ठिकाणी होतात किंवा असे जे काही प्रोग्राम्स केले जातात, या प्रोग्राम्स बद्दलची माहिती देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम चालतात आणि या उपक्रमांना पुढे नेण्यासाठी काही लोकांची त्या ठिकाणी गरज असते। and I just want to tell you about specifically about my subject, that is होम सायन्स एक्सटेन्शन। म्हणजे जेव्हा तिथे ते तुम्ही वाचलं असेल की व्हॉट इज अबाउट होम सायन्स एक्सटेन्शन, तर एक्सटेन्शनचा अर्थ विस्तार करना है। या सगळ्या ज्या काही गोष्टी घडतात आहेत, ये सारी चीजें अगर हमारे सामने आ रही है तो उनको हमारे पास तक लेके आने के लिए जिन लोगों का इस्तेमाल होता है या गवर्नमेंट जिन लोगों को यहाँ पर रखती है, इन लोगों के द्वारा हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, उन लोगों का जो एजुकेशन है उसे कहा जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन। एंड आई एम फ्रॉम द होम सायन्स एक्सटेंशन पर्सन। आता हे जेव्हा आले या सगळ्यांसाठी म्हणून आपण एक हे म्हणू शकतो की गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या प्रकारे जर या लोकांना अपॉइंट करते आहे तर अर्थातच त्यांच्यासाठी जॉब अपॉर्च्युनिटीज गव्हर्नमेंटनी ठेवलेल्या आहेत। या अपॉर्च्युनिटीज, या सगळ्या प्रकारच्या ज्या संधी आहेत त्या आपल्याला होम सायन्स अँड होम इकॉनॉमिक्स मधनं आरामात मिळतात। आपण ह्याच्यामधनं एक डायटिशियन होऊ शकतो, आपण न्यूट्रिशनिस्ट होऊ शकतो, आपण ह्याच्यामध्ये ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर होऊ शकतो, एक अंगणवाडी वर्कर होऊ शकतो। त्याचबरोबर आपण इतर लोकांपर्यंत आपल्याला जर इंटरेस्ट आहे, आपल्याला वाटतं आहे की आपण इतरही लोकांचं त्याच्यामध्ये भलं करावं, इतरही लोकांना त्यामुळे फायदा व्हावा असं जर वाटत असेल तर तुम्ही स्वतःसाठी पैसा आणि देशासाठी नक्कीच ती मदत करू शकता। आणि अशा प्रकारचं जर आपण करत गेलो तर नक्कीच आपल्या डेव्हलपमेंट, आपल्या देशाची नक्कीच प्रोग्रेस होणार आहे। आणि हे सगळे प्रोग्राम्स घेऊन, या सगळ्या गोष्टींबद्दल माहिती घेऊन आपण आपला जो सब्जेक्ट आहे किंवा आपला जो सिलेबस आहे त्याला आणखी जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकतो।
Thank you so much everybody for listening me so patiently. आणि त्याचबरोबर मी धन्यवाद करते these three ladies, those who are in an organizing committee, that is all about the Prerna ma'am, Sujata ma'am, and my dear friend Damayanti. Thank you so much for inviting me on this platform, and it's a pleasure to have you here. की मला तुम्ही जे इंटरॅक्शन करायला चान्स दिला, खूप आनंद झाला आणि खूप खूप धन्यवाद तुमच्या सगळ्या कॉलेजच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीमध्ये असणाऱ्यांचे, प्रिन्सिपल्सचे आणि सगळ्यांचे. थैंक यू मैडम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने छात्राओं को समझाया, बहुत क्लियर हो गई, उनके जो भी मन में शंकाएं थी वो पूरी क्लियर हो गई। पर कुछ छात्राओं के प्रश्न है मैडम, क्या पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैडम। दयानंद आर्य कन्या की छात्रा है वर्षा डांगी। इसका प्रश्न है कि मैडम हम तो बीए की छात्रा है और क्या हम न्यूट्रिशनल काउंसलर बन सकते हैं क्या? हाँ, आप बिल्कुल न्यूट्रिशनल काउंसलर बन सकते हो। अगर आपने यही वाला सब्जेक्ट लिया है, होम इकोनॉमिक्स या होम साइंस, तो आप इसी में से जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हो, ग्रेजुएशन होने के बाद में डाइटिशियन का कोर्स 1 साल का होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट के एक ट्रेंड पर्सन हो जाते। या फिर अगर आपने 1 साल का कोर्स नहीं किया तो आप इवन यू ऑप्ट एज MSc, उसको भी आप न्यूट्रिशन करके ये न्यूट्रिशनिस्ट होना या डाइटिशियन होना, इस तरीके का कोई भी करियर अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास में इतना सफिशिएंट नॉलेज है जो आप 3 साल में गेन करते हो। आपको ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, जो एक सामान्य रूप से जो भी एक स्टूडेंट है जिसके पास में ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहेंगे या नॉलेज नहीं है, उसके कंपैरिजन में होम साइंटिस्ट जो है, जो भी आप बच्चे हो, आपको एक बहुत ज्यादा उनके कंपैरिजन में है आपके पास में, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो और ये कोई डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ आप में लगन होनी चाहिए इतना काम करने की या उस तरीके से उनको समझाने की, क्योंकि हर एक पेशेंट जो आपके पास में आता है उसके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो प्रॉब्लम्स जब आपके साथ डिस्कस करता है तो आपको पेशेंटली उसको हैंडल करना है, आपको पेशेंटली उसको सुनना है। सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी होता है, जब तक आप सुनेंगे नहीं, अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। आप उसकी बातें सुनोगे, उसको ऐसे लगेगा कि कोई तो है जो मेरी बातें सुन रहा है, जिसे मेरे प्रॉब्लम से कुछ तो लेना देना है, और उसके प्रॉब्लम्स वहीं पे 50% कम होते हैं। तो ये सारी लगन, ये सारी बातें अगर आप में है तो आप बिल्कुल ये सब्जेक्ट या इस तरीके का प्रोफेशन ले सकते हो। मैडम और एक प्रश्न है। हाँ बिल्कुल। उसका एक प्रश्न है, न्यूट्रिशनल कोर्स करने से गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है क्या? सॉरी मैम, प्लीज रिपीट। काउंसलर कोर्सेज चलाते हैं हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब मिलता है क्या? सरकारी नौकरी मिलती है क्या? ये जो कोर्स है हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे सरकारी नौकरी लेने के लिए अभी आपको तो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतना आसान वो है नहीं। तो देयर आर सो मेनी, हम लोग क्या बोलेंगे उसे, देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में उनके अलग अलग परीक्षाएं होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो उस तरीके की जानकारी जो है वो आप पहले एक्सप्लोर करो, आपको कौन से फील्ड में जाना है वो सबसे पहले देखो, और वो अगर आपके पास में क्लियर आइडिया है तो उस तरीके से वहां पे पर्टिकुलरली आप कांटेक्ट करके उनके वहां पूछो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एग्जाम वहां पे दी जाती है या किस तरीके से सिलेक्शन उनकी स्ट्रेटेजी होती है। वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब आराम से आपको मिल सकता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सरल तरीके से हमारी छात्राओं को बताया। इस महामारी में कैसे आहार लेना चाहिए, हमेशा रोगों से दूर कैसे रहना चाहिए और हमेशा खुश कैसे रहना चाहिए, ये सब आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारी छात्राओं को। मैडम आपका बहुत
बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो तीनों महाविद्यालय के प्राचार्य हैं जिन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन में हमें अनुमति दी है, मैं उनका भी धन्यवाद मानती हूँ। सभी छात्राओं का अभिनंदन करती हूँ कि वे बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रही और कार्यक्रम समाप्त की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।